हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस हेड। और आज हम लेक्चर सीरीज का कोलिजन लेक्चर सीरीज का थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। इससे पहले मैंने दो वीडियोस पहले ही बना रखा है, जो कि है इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। इससे पहले मैंने 1 डायमेंशन का पढ़ाया था कोलिजन। अब हम 2 डायमेंशन के कोलिजन को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे। यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट है, मास m1 और m2। वो इनिशियली u1 और u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको कहते हैं कोलिजन इन अ प्लेन, भी इस टॉपिक को कहा जाता है। और जब कोई ऑब्जेक्ट हेड ऑन कोलिजन नहीं करता, ठीक है, जब वो हेड ऑन कोलिजन नहीं करता तो क्या होता है, वो एक अलग अलग एंगल के थ्रू, इनिशियल डायरेक्शन से अलग अलग एंगल के थ्रू वो स्कैटर्ड कर जाते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे जो 2 बॉडी है, मास m1 और मास m2 के साथ, वो अलग अलग डायरेक्शन, एक θ1 डायरेक्शन यहाँ पे मूव किया और दूसरा θ2 डायरेक्शन पे वो एंगल पे मूव किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज जब मूव करने के बाद क्या होगा, उसका जो मोमेंटम होगा, फाइनल मोमेंटम, वो होगा m1v1, और इसका क्या होगा m2v2। ये वेलोसिटी v1, सपोज ये वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है और ये वेलोसिटी v2 से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो मेन गोल है इस वीडियो में, कि हम कैलकुलेट करेंगे v1 और v2, जो कि है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द 2 मासेस आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, जब ये कोलाइड करेंगे तो जो मास m1 है उसने एंगल θ1 बनाया, ठीक है, x एक्सिस के साथ, और यहाँ पे जो मास m2 है उसने x एक्सिस के साथ कितना θ2 एंगल बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम इस मोमेंटम को, जो मास m1 का मोमेंटम है, उसको हम रिजॉल्व करेंगे वो इन 2 डिफरेंट डायरेक्शन। वन इज अलोंग x डायरेक्शन एंड अदर इज अलोंग y डायरेक्शन। जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो, ये जो एंगल है θ1 होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये θ1 है तो ये भी θ1 होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये है पैरेलल है। ठीक है, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है वो आपस में पैरेलल है, तो और ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। और ये θ1 है तो ये भी θ1 होगा। ठीक है, θ1 के साथ जो मोमेंटम का कंपोनेंट होगा इस बॉडी का, वो होगा m1v1 cos θ1, और y डायरेक्शन में जो मोमेंटम होगा वो होगा m1v1 sin θ1 होगा। ठीक है, उसी तरह इस बॉडी का भी हम मोमेंटम को रिजॉल्व करते हैं x और y डायरेक्शन में। तो जो x डायरेक्शन में होगा वो होगा m2v2 cos θ2, एंड इन y डायरेक्शन इट विल बी m2v2 sin θ2। ठीक है, अब यहाँ पे हम मोमेंटम कंजर्वेशन, यहाँ पे जो हमारा मेन एम है कि हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी v1 और v2, जो कि फाइनल वेलोसिटी है, ये याद रखना। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम x एक्सिस में मोमेंटम का कंजर्वेशन का लॉ को अप्लाई करें, ठीक है, x डायरेक्शन में, तो क्या होगा, इनिशियली ये भी, इनका भी मोमेंटम x डायरेक्शन में ही था। ठीक है, हमने कंसिडर किया था शुरू में x डायरेक्शन में ही था, तो इसका मोमेंटम कितना होगा m1v1, इसका कितना होगा m2v2। ये दोनों एडअप हो जाएंगे, m1u1 प्लस m2u2। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही उसका फाइनल मोमेंटम होगा। लेकिन यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। पहले x डायरेक्शन के में स्टडी करते हैं पहले। ठीक है, और यहाँ पे इनका x डायरेक्शन में कौन कौन से मोमेंटम है, एक इसका मास m1 का ये है m1v1 cos θ1, और मास m2 का क्या है x डायरेक्शन के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट मोमेंटम का, वो है m2v2 cos θ2। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वेशन बन गया हमारा कि इनिशियल मोमेंटम अलॉन्ग x डायरेक्शन इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम अलॉन्ग x डायरेक्शन। सपोज हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब उसी तरह हम क्या करेंगे, y डायरेक्शन में भी मोमेंटम को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, कोशिश का कंजर्व होगा, बट यहाँ पे देखते हैं क्या इक्वेशन बनेगा। ठीक है, इनिशियली देखो, ये जो बॉडी है वो सिर्फ x एक्सिस के अलॉन्ग ही मोशन कर रहे थे। इसका मतलब ये होगा कि इनका जो मोमेंटम है वो सिर्फ x एक्सिस के अलॉन्ग ही होगा, y एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है। लेकिन जैसे ही कोलाइड होकर स्कैटर्ड हुए अलग अलग डायरेक्शन में, उससे क्या हुआ कि एक इनका एक y कंपोनेंट भी होगा, दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम का एक y कंपोनेंट भी होंगे इनके। ठीक है, तो उसको एडअप करेंगे यहाँ पे। तो जब हम एडअप करेंगे तो ये है y डायरेक्शन में, इस बॉडी का जो y कंपोनेंट है मोमेंटम का वो है y डायरेक्शन में।
तो ये हो गया m1v1 sin थीटा 1, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे तो कोई मोमेंटम नहीं है, तो इसके मोमेंटम को हम लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम को हम 0 डाल देंगे, ठीक है। फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं, तो फाइनल मोमेंटम में बॉडी m1 का जो मोमेंटम होगा वाई डायरेक्शन में वो होगा m1v1 sin थीटा 1, ठीक है। और इसका कितना होगा m2v2 sin थीटा 2, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, है कि नहीं। तो क्या होगा हमारा, ये दोनों सब, इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस होगा, ऐड अप होंगे नहीं, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक नीचे की तरफ है माइनस एक्सिस वाई एक्सिस में, और एक है प्लस है वाई एक्सिस में। तो ये क्या होगा, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने इसका पहले वाले को इक्वेशन नंबर 1 माना, जो कि हमने यूज़ किया था कंजर्व मोमेंटम को यूज़ करके, जो हमने इक्वेशन बनाया वो 1 मान लेंगे, और y के लिए 2 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से हम v2 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने v2 की वैल्यू कैलकुलेट किया, जो कि आया हमारा m1v1 sin थीटा 1 डिवाइडेड बाय m2 sin थीटा 2, ये आएगा ना। क्योंकि हमने क्या किया, इसको ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये 0 के इक्वल है, तो इसको रिमूव करने के बाद क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड मूव करने के बाद m1v1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू m2v2 sin थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है, समझ में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू है v2 का, जो हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे, उसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे ये पहले वाले इक्वेशन में, ठीक है। जब ये पहले वाले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे हम तो कुछ हमारा कैलकुलेशन ऐसा होगा, यहाँ पे तो एज इट इज रहेगा ये सारा कुछ, लेकिन जो यहाँ पे हमारा v2 का जो टर्म था उसको हम v1 के टर्म्स में हम ला रहे हैं, तो सारा कुछ एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो आखिरी में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो v1 की वैल्यू क्या आएगी m1u1 प्लस m2u2 डिवाइडेड बाई m1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 कॉट थीटा 2, ठीक है। यहाँ पे जो m1u1 प्लस m2u2 है, ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम दोनों के बॉडी के सम, मतलब दोनों बॉडी का मोमेंटम को ऐड करके ये हमारा न्यूमरेटर बना हुआ है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि v1 इज इक्वल्स टू द इनिशियल मोमेंटम, सम ऑफ द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द टू बॉडी डिवाइडेड बाय m1 cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 कॉट थीटा 2, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब फिर से इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे, ये जो इक्वेशन है, वैसे तो हम v2 निकाल, अब हम v2 निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वैसे तो हम ये भी कर सकते थे कि हम v1 का वैल्यू को हम फिर से इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर सकते थे, लेकिन इससे क्या होगा, हमारा जो कैलकुलेशन होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका इक्वेशन नंबर 3 का यूज़ करके हम यहाँ से क्या निकालेंगे, v1 की वैल्यू निकालेंगे। जब हम v1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये सारा m1 sin थीटा 1 इसके न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या टर्म बचेगा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ बचेगा v1 इज इक्वल्स टू m2v2 sin थीटा 2 डिवाइडेड बाय m1 sin थीटा 1। अब इसी तरह हमने जैसे पिछले बार v2 की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया था, उसी तरह यहाँ पे हम v1 की वैल्यू को इस इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, ये जो हमारे इक्वेशन है इसमें हम सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, फाइनली जो v2 कैलकुलेट करके जो आएगा वो होगा m1u1 प्लस m2u2 डिवाइडेड बाय m2 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 2 कॉट थीटा 1। अगर दोनों को अगर हम याद करने की कोशिश करें तो क्या होगा, इस वाले जो v1 में क्या है, जितना भी जहाँ जहाँ 1 है, ठीक है, अगर हम जैसे यहाँ पे 1 थीटा 1 थीटा 1 थीटा, अगर हम इसको एक्सचेंज करके हर जगह 2 2 2 2 लिख दें तो हम v1 और v2 का वैल्यू को याद कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर में तो सेम रहेगा दोनों का, जो सम ऑफ द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द टू बॉडी, तो न्यूमरेटर में रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या होगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मतलब इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है, नंबर। तो इस तरह से हम लोग याद करते हैं। अब हम इसका जब हमने v1 और v2 कैलकुलेट कर लिया है इस केस में, तो अब हम एक स्पेशल केसेस को कंसिडर करते हैं, ठीक। कुछ यहाँ पे, जैसे कि सपोज मास m1 m2 किसके बराबर है, m, मतलब दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो v2 से mm का जो टर्म है सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सब m1 m2 सेम है, और m1 कॉमन, m कॉमन लेके दोनों को हम कैंसिल कर लेंगे, ठीक, mm को। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हमारा
ये दोनों V1 और V2 का एक्सप्रेशन होगा। सिमिलरली सपोज हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो इनिशियली एट रेस्ट पे, ये जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट है, मतलब U2 इसका क्या है, 0 है। अगर ये 0 है तो हम इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर ये V1 का जो वैल्यू है जो आया हमारा एक्सप्रेशन, उसमें क्या करेंगे, U2 को 0 रख देंगे, 0 रख देंगे तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह से आएगा। U1 रहेगा सिर्फ, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, M1 U1, यहाँ पे सॉरी M1 आएगा, सॉरी यहाँ पे M नहीं आएगा ये वाला एक्सप्रेशन में, जब M1 इजिकल्स टू M2 इजिकल्स टू M होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब U2 इजिकल्स टू 0 होगा, ठीक है, जब U2 0 होगा तो जब इस टर्म में यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह V2 में भी ये जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा M1 U1 डिवाइडेड बाय M1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 इंटू कॉट थीटा 2। उसी तरह V2 हमारा आ जाएगा ये M1, इसमें भी M आएगा, सॉरी इसमें भी M आना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास आ गया है ये M1 U1 डिवाइडेड बाय M1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 कॉट थीटा 2। इसी तरह हम V2 का भी एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। अब यहाँ पे केस नंबर 3 लेते हैं, जहाँ पे M1 M2 भी इक्वल है आपस में और U2 0 है। तो वहाँ से भी हम इस कंडीशन में जो V1 और V2 होगा वो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।